ये जो सांसद जो है ना, ये अपने ड्राइंग रूम में रहेंगे और जनता जो है फिर तो यही कहेगी ना कि हमने तो वोट दे दिया है जी, अब तो आप काम करा दीजिए। आप बहुत आराम से देख रहे थे डेमोक्रेसी को, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है जी। हाँ बिल्कुल। आपने कभी संदेह किया ही नहीं कि नहीं हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि सारा विपक्ष यूनाइटेड है और वो संदेह कर रहा है कि डेमोक्रेसी चली गई। जनता में मेरा विश्वास यह है कि नरेंद्र मोदी निष्पक्ष परिणाम नहीं आने देंगे। तो इस लड़ाई का जो फलाफल 4 जून को आने वाला है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह का संभावना आप देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो पूरे अभी इस दौरान जो रुख रहा है वो नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। इलेक्शन कमीशन अब तक इस चुनाव के संचालन में बुरी तरह असफल रहा है। वो हेट कैंपेन नहीं रोक पाया है और ये मेरे लिए चिंता की चीज है। इसलिए मैं चुनाव के परिणामों को लेकर मैं संदेह करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मेरा विश्वास नहीं है। मैं अपनी बहुत साफ कह रहा हूं आपसे, किसी का विश्वास हो, लेकिन मेरा जब तक इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से निष्पक्ष ढंग से परिणाम घोषित नहीं करता। दिक्कत यहां हो गई है क्योंकि जो अब तक जितनी भी शिकायतें गई, इलेक्शन कमीशन ने ध्यान ही नहीं दिया। हेट कैंपेन, विजिबल हेट कैंपेन, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, मेटा पर विजिबल हेट कैंपेन, और ये हेट कैंपेन साधारण हेट कैंपेन नहीं है, असाधारण हेट कैंपेन। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा हेट कैंपेन कभी नहीं हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सोशल मीडिया तक, फेसबुक, ट्विटर, ये तमाम चीजें शामिल हो और इन पर थर्ड पार्टी के विज्ञापन शामिल हो। ये अपने आप में एक चिंता की चीज है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को रोका नहीं और छोटा मोटा पैसा खर्च नहीं हुआ इस पर। करोड़ों रुपया खर्च किया है लोगों ने। सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है बीजेपी ने, या हम ये कहें बीजेपी को जो प्रमोट कर रहे थे थर्ड पार्टी, वे इन लोगों ने। ये जो चीज है, ये इससे मुझे जब तक मेरे हाथ में परिणाम नहीं आते ना, मैं उसे संदेह की नजर से देखूंगा, क्योंकि संदेह में ही भविष्य छुपा हुआ है। अच्छा, एक ये संदेह देखिए, अलग अलग क्वार्टर से मैं थोड़ा सा आपकी उलझन बढ़ाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में जीत सबको अच्छी लगती है जी, लेकिन डेमोक्रेसी को जब तक आप संदेह की नजर से नहीं देखेंगे, डेमोक्रेसी को आप स्पर्श नहीं कर सकते। आप बहुत आराम से देख रहे थे डेमोक्रेसी को, कि हमारे यहां तो लोकतंत्र है जी। हाँ बिल्कुल। आपने कभी संदेह किया ही नहीं कि नहीं हमारे यहां लोकतंत्र नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि सारा विपक्ष यूनाइटेड है और वो संदेह कर रहा है कि डेमोक्रेसी चली गई। तो ये जो संदेह बना है, ये संदेह बहुत पॉजिटिव चीज है। ये डेमोक्रेसी को पुनः अर्जित करने की प्रक्रिया का हिस्सा, उसमें परिणाम भी शामिल है। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि परिणाम तो बस अब, जैसा कि वो कभी कभी अखिलेश कहते हैं ना कि बस, या राहुल कहते हैं कि वो खुला और आया। जी नहीं, मैं साफ कहना चाहता हूं, इसकी 99% संभावना है कि नरेंद्र मोदी को 400 से अधिक सीटें आए। नहीं, अगर वो बेईमानी करेंगे तब आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। जनता ने तो अरे वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम बेईमानी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। नहीं, लेकिन आपका अपना विश्वास क्या कहता है कि जनता में? मेरा विश्वास यह है कि नरेंद्र मोदी निष्पक्ष परिणाम नहीं आने देंगे। नहीं, लेकिन पहली चीज दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्शन का एजेंडा सेट कर दिया है। वो हिंदू राष्ट्र का इलेक्शन है। तो अगर हिंदू राष्ट्र के चुनाव पर, भारत का चुनाव नहीं हो रहा है अभी, अब जनता को तय करना है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। हिंदुस्तान की जनता का एक हिस्सा, जिसमें मिडिल क्लास के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, वे हिंदू राष्ट्र की लॉलीपॉप खा रहे हैं और यह खतरा है। नहीं, इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन जनता ने तो अपने हिसाब से वोट किया है और निश्चित रूप से वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं किया है। मैं तो नहीं कह सकता। तो मैं ये जो आपकी जो निश्चिंतता है ना, मैं इसी को ही चिंता में बदलना चाहता हूं, तभी आप इसे बचा पाएंगे।
नहीं, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं ये चिंता तो बहुत क्वार्टर्स में है कि नरेंद्र यस, मोदी अगर सत्ता तक नहीं पहुंच पाए जब तो तक भी ये वो सत्ता सत्ता से से, हटेंगे नहीं। यस, जब तक ये सत्ता से जाते नहीं है तब तक मेरे लिए लोकतंत्र दुर्लभ है। वोट पड़ना अपने आप में लोकतंत्र की निशानी नहीं है, वो एक कदम है। मुझे निष्पक्ष मतगणना चाहिए। तो इसके लिए जो सिविल सोसाइटीज ने जो एक कोशिश प्रयास एक शुरू किया है कि घेराबंदी करेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक प्रेशर में लेंगे, वो बैठकें जो हुई है बेंगलुरु में हुई है, बैठकें दिल्ली में भी हुई है, बाकी जगहों को भी अलर्ट किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 250 कंस्टिट्यूंसीज में सिविल सोसाइटीज के रिप्रेजेंटेटिव इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनके वॉलेंटियर्स, उनके वर्कर्स प्रयास करेंगे कि लोगों को एजुकेट करें और जो गड़बड़ी नहीं करे चुनाव आयोग, इसको सुनिश्चित करे। वही आप वो सुनिश्चित करिए। सवाल यह है कि आप अगर एक बार गड़बड़ी हो गई तो आप तो सिर्फ कोर्ट जाएंगे ना। जी, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप कोर्ट की बजाय सड़क पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लोकतंत्र अदालत में नहीं बचेगा। ये लोकतंत्र सड़कों पर बचाना होगा आपको, सड़कों पर मरना होगा। और आप तय मानिए, अगर इस चुनाव का परिणाम लोकतंत्र के अनुरूप नहीं आया तो सैकड़ों लोगों को कुर्बानी देनी होगी, तभी लोकतंत्र वापस आएगा। क्या आपको लग रहा है 4 तारीख को ये ऐसा ही होने लोकतंत्र जा रहा है? भाषण से वापस नहीं आता। ये भाषण से वापस नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र जो आया था ये भाषणों से नहीं आया था, कुर्बानियां देनी पड़ी थी। ये दिमाग से निकाल जाओ। वो एफडी खत्म हो चुकी है। जो 47 में आपने आजादी हासिल की थी, डेमोक्रेसी बनाई, वो एफडी खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र को नई एफडी की जरूरत है। फिक्स डिपॉजिट जमा करो, और वो फिक्स डिपॉजिट है कुर्बानियों की। जनता कितना कुर्बानी देना चाहती है। मैंने आपसे कहा था कि किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ है वो संकेत है उस दिशा का, और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संकेत है उस दिशा का कि लोकतंत्र अगर नहीं सुरक्षित आता है बैलेट पेपर के जरिए, तो जनता सड़कों से उसे सुरक्षित वापस लाएगी। उसके लिए कुर्बानियां देनी होंगी। बिना कुर्बानियों के नहीं आएगा, क्योंकि हड्डी मुंह लग चुकी है लोगों के। लोकतंत्र को कुचला जा सकता है, यह लोगों के अंदर विश्वास बिठाया जा चुका है। हिंदुस्तान की 20% आबादी ऐसी है जो कि तानाशाही को खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रही है। ये नेकेड फॉर्म में डिक्टेटरशिप के पक्ष में जनता का तैयार होने, एक तरह से फासिस्ट जनता तैयार की है इन लोगों ने। यह बहुत खतरा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सारी जनता लोकतांत्रिक जनता है, ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक कंट्रीब्यूशन है कि उसने फासिस्ट जनता तैयार की है, और यह मेरे लिए चिंता की चीज है। मुझे बैलेट पेपर नहीं चाहिए, मुझे डेमोक्रेटिक जनता चाहिए। मुझे परिणाम नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने फासिस्ट जनता तैयार की है। आप क्या सोच रहे हैं कि वो आसानी से आपको सरकार चलाने देंगे? नहीं, आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। जब फासिस्ट नेता अपनी फासिस्ट जनता तैयार कर देता है तो लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। हम सब लोग जो है ना, वो सरल सुगम मार्ग तलाशते रहते हैं और देखते रहते हैं जिसमें कि कोई कष्ट ना हो, वह रिजल्ट आ जाए। नहीं, डेमोक्रेसी में कोई सरल सुगम मार्ग नहीं है। कोई मेरी बात को विश्वास ना हो तो आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए और वो इजीली डेमोक्रेसी को रीगेन करके देख लें। तो ऐसा समान रूप से सत्ता हस्तांतरण होते हुए नहीं देख पा रहे, नहीं देख रहे हैं। नहीं, सत्ता हस्तांतरण हो भी जाएगा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी से लेके मिडिल क्लास के लोगों से लेके व्यापारियों से लेके तमाम लोगों को फासिस्ट खेमे में धकेल दिया गया है। इन्हें बाहर कैसे लाएंगे आप? ये आसान है। इन सब में मीडिया की भूमिका क्या देखते हैं? अभी तक तो जो देखा जाहिर आगे क्या मीडिया की भूमिका होगी? मीडिया तो बिना जनता के दबाव के बदलेगा नहीं। अब देखिए, सोशल मीडिया में जनता का दबाव है ना, तो सोशल मीडिया में आपको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया में सरकार का दबाव शुरू हो जाएगा उस दिन मैं और आप बात नहीं कर पाएंगे। मुझे अबाध लोकतंत्र चाहिए, मुझे बाधित लोकतंत्र नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बाधित लोकतंत्र पैदा किया है। आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद अगर सत्ता हस्तांतरण हो भी गया, नई सरकार बन भी गई,
ये सत्ता पलट दी, अगर वोट से सत्ता पलट दी तो उनके लिए जी काम करना आसान नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश को छोटा प्रदेश मत समझिए आप। और बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार एंटी पीपुल, एंटी किसान एजेंडे पर चलती रही है उत्तर प्रदेश में। उस सरकार को ट्रैक पर लाना, जिस सरकार का मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला हेट कैंपेन का हीरो हो, आप तो आसान समझते हैं आप इस बात को। तो आप ये नहीं, कह रहे हैं कि डबल इंजन जो इस वक्त एक जो अलग इंजन बन गया है, वो फिर केंद्र में अगर नई सरकार बनी तो ये डबल इंजन आपस में टकराएंगे? मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं आपके जरिए। जी। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस की सरकार को बनते ही सबसे पहले उन सभी सरकारों को टॉपल करना चाहिए जिनके मुख्यमंत्रियों ने हेट कैंपेन में हिस्सा लिया है, वो चाहे जो भी हो। ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को शासन करने का हक नहीं है जो जनता के प्रति या जनता के किसी समुदाय के प्रति घृणा का प्रचार करे। वह संविधान का उल्लंघन है और यह जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने वो काम नहीं किया। यह जिम्मेदारी थी अदालत की, अदालत ने यह काम नहीं किया। अदालतें कहती रही कि जो हेट कैंपेन करे उनकी स्पॉन्टेनियस पुलिस एफआईआर दर्ज करे। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। प्रधानमंत्री ने खुल्लम खुल्ला एफआईआर के लायक जो है काम किया, लगातार हेट स्पीच दी। या जो मैं बात कह रहा हूं वो बहुत ही सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, दर्जनों ऑर्डर है हेट स्पीच के खिलाफ। वे ऑर्डर इंप्लीमेंट करने जब आप जाएंगे तो आपको तो योगी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, गिरफ्तार करना पड़ेगा उसको। कैसे गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हेट स्पीच। अब मैं और आप हेट स्पीच देंगे, ठीक है, एफआईआर हो जाएगी, है, हमको पकड़ के पुलिस ले जाएगी, आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी। और योगी हेट स्पीच देंगे तो उनको पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। कमाल है, ये कैसा कानून है? यही चीज इंडोर्स करनी होगी इंडिया अलायंस को कि जिन्होंने हेट स्पीच दी है, वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। अब ये जान लीजिए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने हेट स्पीच दिया उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया और ये संविधान की कुर्सी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ये जब तक माइंड सेट नहीं होगा। एक और चीज, दूसरा प्रस्ताव जो मेरा है, ये जो सांसद है, इस सांसद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना होगा, इस सत्ता का एक्टिविस्ट नहीं बनना होगा, चाहे वो जिस पार्टी का सांसद हो। कांग्रेस के सांसद चुने जाएं या समाजवादी पार्टी के सांसद चुने जाएं या कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद चुने जाएं, वे जनता के बीच में जनता की मांगों को लेकर लड़े। हमारे यहां 75 साल में यह प्रवृत्ति पैदा हुई है, मैं तो सांसद हो गया, अब तो फोन से काम करा दूंगा। नहीं, मुझे फोन से काम कराने वाला सांसद नहीं चाहिए। मुझे जनता को जुलूस में ले जाके दरवाजे पर, अफसर के दरवाजे पर खड़ा करने वाला सांसद चाहिए। ये जो सांसद जो है ना, ये अपने ड्राइंग रूम में रहेंगे और जनता जो है फिर तो यही कहेगी ना कि हमने तो वोट दे दिया है जी, अब तो आप काम करा दीजिए। नहीं, वोट दिया है जनता को आंदोलित करने के लिए और उसकी जनचेतना का विस्तार करने के लिए। ये जो अभी नरेंद्र मोदी बार बार कहे ना अपनी स्पीच में, आप वोट दे दीजिए, काम तो हम करेंगे। ये जो चेतना कहां से आती है? ये चेतना आती है कि आपने पूरे 75 साल में एक माइंड सेट तैयार किया, आप सिर्फ वोट डालिए, बाकी काम तो हम लोग करते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि ये जो सांसद है, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, इनको मजबूर किया जाना चाहिए। मसलन अगर मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं आती, मैं आपको बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरी यहां सफाई की समस्या है। एक तो तरीका यह कि सांसद फोन करेगा म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को और वो सफाई हो जाएगी, और दूसरा तरीका यह है कि मोहल्ले के लोगों को लेके जाएगा, जुलूस लेके जाएगा और फिर सफाई का ऑर्डर होगा। इन दोनों में फर्क है। हमने क्या किया कि पुलिस को, प्रशासन को, म्युनिसिपैलिटी को, सरकारों को हमने फोन से जोड़ दिया, जनता से काट दिया, और इसने क्या किया? जनता को फासिस्ट जनता बना दिया। मुझे जनता चाहिए जो कि लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करे। जनता कहे कि नहीं, हम गए थे म्युनिसिपैलिटी में गली साफ कराने के लिए, मुझे यह नहीं चुनना है कि एमपी ने फोन किया था इसलिए गली साफ हो गई। नहीं, ये जो एटीट्यूड है, ये पूरा का पूरा एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्योंकि वह अब जनसेवक नहीं रहा, वो सत्ता का सेवक हो गया है जी। मुझे सांसद चाहिए जनसेवक। वो जो मैंने आपसे कहा ना, मुझे एफडी जमा, डेमोक्रेसी की एफडी जमा करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि जन संघर्ष किए जाएं। छोटे छोटे ही जन संघर्ष होंगे,
मसलन जब एक सांसद, मैंने एक बार कहा भी है, जब एक सांसद ये कहता है कि साहब ये तो जो चैनल है ना ये तो गोदी मीडिया हो गया है। अरे भाई तुम 1000 लोगों का जुलूस लेके जाते चैनल के दरवाजे पर, देखते हम फिर कैसे गोदी मीडिया रहता है वो। अगर 500 सांसद में से 100 सांसद भी अगर 50-50 लोगों के 100-100 लोगों के जुलूस लेकर चैनल के दरवाजे पर जाते जाते चैनलों पर दबाव पड़ता। आपने क्या कहां व्यक्त किया अपने को? टॉक शो में। टॉक शो में आप डेमोक्रेसी बचाएंगे? टेलीविजन के टॉक शो से, टेलीफोन के कन्वर्सेशन से डेमोक्रेसी बचती नहीं है। डेमोक्रेसी जनता की शिरकत से बचती है, और ये चीज सांसदों को, जो अब इस दौर में सांसद आएंगे, उन्हें समझने की जरूरत है। ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो तमाम मानवाधिकार संगठन ये काम करेंगे, अरे ये काम तो तब करेंगे ना जब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके अंदर काम करने की तमीज हो। चुने हुए प्रतिनिधि ये मान के चलते अब तो हम एमपी हो गए, एमएलए हो गए, अब तो हमारा काम है, हम तो फोन से काम करा देंगे। नहीं, मुझे सांसद चाहिए सड़कों पर, मुझे संसद में नहीं चाहिए। संसद का सेशन होगा जब संसद में जाएगा, बाकी मुझे सड़क पर दिखाई देना चाहिए वो। यहां स्थिति यह है कि एक एक सांसद जो अभी इस बार जो हुआ है, एक एक सांसद 10-10 साल तक, 5-5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, और वो पता चल रहा है वो अब तब भी जीत रहा है। वो तो एक आदमी के नाम पे जीत रहा है, यही परंपरा चल गई थी। अब नहीं, ये जो चीज है ये चीज टूटेगी, ये चीज टूटेगी। मुझे वे रिवायत, वे परंपराएं तोड़नी है जो कि सांसद को जनता से काटती रही हैं। जी। ये जो फासिस्ट जनता बनती है वो तभी बनती है जबकि सांसद अपनी जनतांत्रिक भूमिका अदा नहीं करता। वो टेलीफोन से क्लिक कल्चर का हिस्सा है, वो क्लिक कर्सर से काम कर रहा है। तो क्लिक कल्चर जो है वो फासिस्ट कल्चर है जी। वो व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं उसके। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश चतुर्वेदी साहब, प्रोफेसर साहब। थैंक यू। आपने बहुत ही जो ऐसी राय रखी है जो निश्चित रूप से एक अलग है, और आपकी चिंताएं भी अलग हैं। मैं उस चिंताओं से, बहुत सारी चिंताओं से हम सब उसके रूबरू हो रहे हैं, और इन चिंताओं से मुझे लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका इन चिंताओं में फिलहाल डूबा हुआ है। और हम सब इंतजार कर रहे हैं 4 जून का, जब 4 जून को जनता का फैसला आता है, और क्या जो शंकाएं हैं वो शंकाएं साबित होती हैं, आशंकाएं निर्मूल साबित होती हैं, और आगे का कैसे वक्त आता है। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। इस तरह की चर्चाएं बहुत जरूरी है समाज में, और इन चर्चाओं के जरिए ही हम समाज को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यही समाप्त करते हैं, लेकिन इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपसे भी मिलूंगा और अपने दर्शकों से भी मिलूंगा। नमस्कार। थैंक यू।